अपन ने डायपोल मोमेंट वाला पढ़ा था ना, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, m वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये स्मॉल m मान लिया पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, इनटू l वेक्टर, l वेक्टर मान लिया सेपरेशन डिस्टेंस, इसको अपन ने 2l लिया था, अभी के लिए l बोल रहे हैं, बस नॉर्मल सेपरेशन डिस्टेंस। तो ये क्या होता है, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस है। जैसे अगर मान लो ये मैग्नेट है, ये प्लस m है पोल स्ट्रेंथ, ये मान लो नॉर्थ होगा तो प्लस m माना, यहाँ साउथ होगा तो माइनस m माना। तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है ये हमारा है एल इफेक्टिव भी बोलते हैं हम, तुमने सुना होगा एल इफेक्टिव, ये एल इफेक्टिव है। अगर मान लो ऐसा गंदा सा मैग्नेट आ गया, इरेगुलर शेप का मैग्नेट आ गया, तो इसमें भी हम एल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, ऐसे नहीं कि पूरी लेंथ लेंगे, हम ऐसे नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, ये जो फाइनल पॉइंट है मान लो माइनस m होगा, ये वाला इनिशियल पॉइंट है प्लस m होगा, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है ये है एल इफेक्टिव, इस लेंथ को हम इधर पुट करेंगे, ठीक है। तो ये एल इफेक्टिव वाला कंसेप्ट समझ में आया कि फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिफरेंस। एल इफेक्टिव के लिए लिख देना वेक्टर लेंथ, वेक्टर लेंथ बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल, बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ पोल। इस पे ऐसे हेडिंग भी डाल देना, मैग्नेट ऑफ इरेगुलर लेंथ, और उसके ऊपर वाला कुछ नहीं डालना। ऑफ इरेगुलर शेप। अब इस पे एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, स्टील वायर of length L has a magnetic moment M. It is then bent into semicircular wire. The net magnetic moment is अब देखो दो कंडीशन है ना इसमें, एक तो स्टील वायर, फिर इसी स्टील वायर को हमने सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया, तो इस स्टील वायर का मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हें कैपिटल M दे रखा है इस स्टील वायर का। तो ऐसे मान लो कुछ स्टील वायर होगी, प्लस M मान लिया माइनस M मान लिया, दो पोल्स हैं, तो M हो गया हमारा पोल स्ट्रेंथ, इनटू इसके बीच का लेंथ L दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में L, ठीक है। It is then bent into a semicircular arc. The net magnetic moment is. फिर हमने इसको ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क में इसी सेम लेंथ की वायर को बेंड किया, ठीक है। तो लेंथ तो इसकी एल ही है, पर अब हमने इसको सेमी सर्कुलर वायर में बेंड कर दिया। तो अब इसका ये जो प्लस m था, ये यहाँ माइनस m जो था वो यहाँ आ गया होगा, प्लस m यहाँ आ गया होगा। तो मैंने क्या बताया था, एल इफेक्टिव में फाइनल से इनिशियल के बीच का डिस्टेंस लेते हैं। तो सेमी सर्कुलर के लिए अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ का भी r होगा, तो टोटल लेंथ हो गया 2r, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया m डैश सेमी सर्कुलर वाले केस के लिए, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए मैंने m डैश ले लिया है ना। पोल स्ट्रेंथ तो सेम है स्मॉल m, इनटू इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 2r, ठीक है। अब ऑप्शंस में हमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए, मतलब m डैश चाहिए, तो यहाँ से हम इस m को निकाल सकते हैं, तो ये m हो जाएगा m अपॉन l, इस m की जगह मैं पुट कर देती हूँ m अपॉन l इंटू 2r। ये जो लेंथ है, एक मिनट, ये जो लेंथ है ना इसकी, ये वाली लेंथ, हाँ, इस लेंथ की जगह हम लिखेंगे 2 पाई r होता है उसका आधा, तो पाई r हो जाएगा, पाई r इंटू 2r, इस r से r कैंसिल हो गया, हाँ 2m अपॉन पाई आ गया ना, m डैश इज इक्वल्स टू 2m अपॉन पाई। इस क्वेश्चन का सबसे पहले तो मतलब समझो, दो मैग्नेट है ना, इसमें क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखे हैं मैग्नेट, इस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, हाँ, वो इस मैग्नेट के साउथ पोल को ऐसे टच कर, और इसका यहाँ पर होगा साउथ, यहाँ पर होगा नॉर्थ। तो नॉर्थ को मैंने मान लिया प्लस m होगा, साउथ को माइनस m, ऐसे ही यहाँ नॉर्थ को प्लस m, साउथ को माइनस m। तो हमने डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पढ़ा था, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो अगर इस मैग्नेट के लिए कंसिडर करें तो इस डायरेक्शन में होगा डायपोल मोमेंट, ऐसे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इसको मैंने मान लिया m।
अब देखो इसके लिए भी पोल स्ट्रेंथ, इसके लिए भी पोल स्ट्रेंथ, दोनों मैग्नेट आइडेंटिकल है तो दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, और लेंथ जो होगा इनका एल इफेक्टिव वो भी दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। एम भी सेम, एल भी सेम, तो दोनों के लिए कैपिटल एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी सेम, ठीक है। तो इसका इस डायरेक्शन में होगा, इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होगा, कैपिटल एम। तो अगर इन दोनों को मैं अलग से बना के दिखाऊं तो इसका कुछ इस डायरेक्शन में है ऐसे, और इसका यूं नीचे जा रहा है तो यहाँ से ऐसे, तो वेक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास। तो 90 डिग्री पे जो इनका रिजल्टेंट होगा वो कहाँ आएगा, यहाँ बीच में आएगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी, √2 टाइम्स ऑफ m। वो टेबल बताई थी ना, 0, 60, 90, 180। हाँ, तो उसी में टेबल में लिखा हुआ है 90 पे √2a आता है, तो √2m। और m क्या है, स्मॉल m इंटू एल। तो हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा m नेट इज इक्वल्स टू √2m इज इक्वल्स टू √2ml। ये है आंसर। अब देखो कटिंग ऑफ मैग्नेट्स। हम देखो दो तरह से मैग्नेट को काटेंगे, एक तो ऐसे, जैसे ये अगर मैग्नेट है, एक तो ऐसे, एक ऐसे, दो तरह से काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जब हम इसको ऐसे यूं काट रहे हैं लेटरली, व्हेन मैग्नेट इज कट अलोंग इट्स लेंथ, इज कट अलोंग इट्स लेंथ, अलोंग इट्स लेंथ मतलब लेटरली काटा, लेटरली। जैसे अगर ये मैग्नेट है मेरे पास, इसका ये +m एक मैग्नेटिक पोल है, -m दूसरा मैग्नेटिक पोल है, इसकी कुछ लेंथ होगी l। तो मैंने यहाँ से काटा है मैग्नेट को लेटरली उसकी लेंथ के अलोंग। तो अब जब इसको लेंथ के अलोंग काटा तो ये दो छोटे मैग्नेट्स बना लेगा, लेंथ सेम रहेगी उसकी, पर जो m की वैल्यू है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू वो हाफ हो जाएगी, m/2 m/2। ये +m/2, ये माइनस, ये भी +m/2, ये -m/2, ये भी -m/2, ठीक है। देख लो पहले फिर लिखना। क्या किया, इस मैग्नेट को लेटरली काटा तो पोल स्ट्रेंथ आधी आधी हो जाएगी, पर लेंथ दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अब मुझे इस जो कटा हुआ पार्ट है इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी हो, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, तो क्या होगा। अब हाँ, इसका तो m, इसका m माना, इसका m' माना। इस ओरिजिनल मैग्नेट के लिए तो m इंटू एल था, पर अब ये वाला जो पार्ट है इसके लिए m क्या हो गया, m/2 इंटू एल, ये हो गया m इंटू l/2। अगर इसको इससे कंपेयर करें तो ये क्या हो गया, आधा हो गया, तो m' इज इक्वल्स टू m/2, ये रिलेशन, ठीक है, आधा हो जाता है। जब हम मैग्नेट को लेंथ वाइज काटते हैं तो दोनों का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो m/2 आधा आधा हो जाता है, ठीक है, becomes half. Magnet is cut perpendicular to the length of the magnet, perpendicular to the length of magnet। अब जैसे ये हमारा मैग्नेट है +m -m, तो यहाँ परपेंडिकुलर, ये मान लो कुछ l लेंथ होगी उसकी, परपेंडिकुलर से इसको काट दिया आधा आधा, तो क्या होगा, इसकी लेंथ डिवाइड होगी। ये जो l है ये इसके लिए l/2, इसके लिए l/2, +m तो सेम ही रहेगा, ये l/2 बन जाएगा। यहाँ पर एक -m डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर भी l/2 हो जाएगा -m, और यहाँ कुछ +m डेवलप हो जाएगा। ये जो मैग्नेट्स बने इनका मैग्नेटिक मोमेंट हमें देखना है। तो इसके लिए अगर ओरिजिनल मैग्नेट के लिए लिखें तो m इंटू एल होगा, और फाइनली इस छोटे मैग्नेट के लिए लिखें तो m इंटू l/2 होगा, तो m l/2 होगा। तो हमारा m' इज इक्वल्स टू, इस ml की जगह हम कैपिटल M लिखेंगे /2। हाँ, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बिकम हाफ, डायपोल मोमेंट बिकम्स हाफ। अब इसमें तुम्हें याद ये रखना है कि जब हम परपेंडिकुलर काटते हैं तो लेंथ आधी आधी होती है, हाँ, और लेटरली काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ आधी होती है, ये पता होना चाहिए बस, वो इम्पोर्टेंट है। ज्योमेट्रिक लेंथ में बस एक रिलेशन लिख लेते हैं, L मैग्नेटिक अपॉन L ज्योमेट्रिक इज इक्वल्स टू 5/6।
5/6। बस इसको लिख लो, फैक्ट की बात है बस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल। फर्स्ट केस में एक्सिस का करेंगे। अब ये मत बोलना एक्सिस का हम कर चुके हैं, एक्सियल पॉइंट पे। ये रहा बार मैग्नेट, ये मान लो -m + m। इसके एक्सिस पर एक पॉइंट, इस पॉइंट पे, इसके एक्सिस पे ये पॉइंट है P, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम कर चुके हैं इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में, सेम टू सेम वैसा ही। एक्सिस वाले पॉइंट के लिए 2p/r³ करते थे। हाँ वही 2 k की जगह में 1/4πε0 लिख देती हूँ, p वेक्टर अपॉन r³। तो फॉर्मूला इसके लिए लिख रहे हैं, b ऑन एक्सियल पॉइंट इज इक्वल्स टू 2 को तो 2 ही लिखा, 1/4πε0 की जगह μ0/4π लिख दिया। p वेक्टर की जगह कैपिटल M वेक्टर डायपोल मोमेंट, और r³ की जगह यहाँ से r ही मान लो, x मान लो, चलो x मान लो। यहाँ से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस माना था ना, याद है? मैग्नेट के सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x³। साइड में चाहो तो ये भी लिख सकते हो, याद आ जाएगा। अब सेकंड है इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए ये हमने माना मैग्नेट हमारा, यहाँ साइड में बना लेते हैं, -m + m। इसका ये पॉइंट है इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है? यहाँ से कुछ x डिस्टेंस है, इस पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिखते थे 1/4πε0 p वेक्टर अपॉन r³। यहाँ पर हम लिखेंगे b एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल्स टू 1/4πε0 की जगह μ0/4π, p वेक्टर की जगह m वेक्टर अपॉन r³ की जगह x³। सेम टू सेम, सब कुछ सेम। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस, कुछ प्रॉपर्टीज इसमें हमने पढ़ी हुई है, फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ ली थी कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसके किसी भी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन चाहिए तो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पढ़ा हुआ है। तो इसको पॉइंट वाइज हम लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर इमेजिनरी लाइंस, दीज आर इमेजिनरी। ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ पे खत्म होती है। ये पैटर्न है अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ में, नॉर्थ से ओरिजिनेट होके साउथ में, और अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है। तो देखो ये क्लोज लूप बना रही है, ये लाइन यहाँ से आई फिर वापस साउथ से नॉर्थ क्लोज लूप बनाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपनी क्लोज लूप्स बना रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है ना, तो यहाँ एरो आएगा, ठीक है? तो हम ये पॉइंट लिख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर बार मैग्नेट, फॉर बार मैग्नेट फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए पढ़ा था ना कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वेरी गुड। तो वैसा ही हम सेम टू सेम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिखेंगे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और रीजन में क्या लिखेंगे कि एट वन पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉट पॉसिबल। तो लिख लेते हैं, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, can intersect each other because at one point two directions of magnetic field lines are not possible, are not possible। जैसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, एक पॉइंट पे क्या होगा, एक डायरेक्शन ये भी है, एक भी डायरेक्शन ये भी है, ऐसा कैसे हो सकता है? दो डायरेक्शन कैसे आ गए? तो इसलिए दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। अब देखो, मान लो मैंने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी, ठीक है?
अब एक क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ये वाला कंसिडर किया और एक ये वाला कंसिडर किया, दोनों में से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर होगी? ये वाली। क्यों? क्योंकि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती है वहां स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। हाँ, तो बस इसी पॉइंट को हम लिख रहे हैं। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, लार्जर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, larger crossing per unit area, the stronger is the magnitude of magnetic field, magnitude of magnetic field। और ये पॉइंट तो अपन ने लिखा हुआ ही है ना कि मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, ये तो लिखा हुआ है ना पॉइंट्स। देखो, बार मैग्नेट इन एक्सटर्नल फील्ड, अच्छा वो वाला पता है तुम्हें? डायपोल को मान लो ये प्लस क्यू माइनस क्यू था, इसको हमने 12 लेंथ का, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, फिर इसका डायपोल मोमेंट कितना आया था, मतलब सॉरी टॉर्क कितना आया था? हाँ वेरी गुड, पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो ऐसा ही फॉर्मूला हम इसमें निकालेंगे। हाँ वेरी गुड। तो ये मान लो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, बी। हमने किसी मैग्नेट को ऐसे रख दिया, कुछ मान लो प्लस एम माइनस एम, वैसे ही रख देते ऐसे जैसे हमने उसको रखा हुआ, ताकि तुम अच्छे से रिलेट कर पाओ। हमने इसको ऐसा रखा है तो उसको भी ऐसे ही रख देते हैं। ये मान लिया हमने प्लस एम, ये माइनस एम। तो इस पे लगने वाले टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी? इसके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं कुछ, हाँ 2L या L जो मानना है हम मान लेते हैं, ठीक है। इस पे लगने वाला जो टॉर्क होगा इससे कंपेयर करो। P क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M आ गया। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और साइन थीटा तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये हमारा नहीं आएगा, सारे डेरिवेशन कट चुके हैं तुम्हारे साथ। इसको कैपिटल एम ही लिख लेना, क्योंकि हमने कैपिटल एम ही लिया ना अभी तक सारे में। तो कैपिटल एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हो गया हमारे पास वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? हमने इसमें क्या पढ़ा था? फोर्स क्यू ई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? क्यू एम, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, या फिर इसको स्मॉल एम भी लिख सकते हो, और बी, ठीक है। ये चाहो तो स्मॉल एम लिख लो, जो ये स्मॉल एम है स्मॉल एम लिख लो। ऐसे हम पोटेंशियल एनर्जी का भी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का क्या था? माइनस पीई कॉस थीटा था, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हाँ माइनस एम बी कॉस थीटा। ये हमारा हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, लिख देते हैं अंदर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको हम डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस एम वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ठीक है। इसको लिख। अच्छा अब देखो, हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक मैक्सिमम टॉर्क वाला था कंडीशन। इस मैक्सिमम टॉर्क वाले को हम न्यूट्रल कंडीशन बोलेंगे। इधर सबसे पहले स्टेबल। स्टेबल में हम क्या करते थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन था। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसमें मैंने मैग्नेट को इस तरह से रखा है, ये माइनस एम है, ये प्लस एम है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी तो इस तरफ हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे एम वैक्टर। तो एम वैक्टर और बी वैक्टर के बीच का एंगल थीटा हो गया 0 डिग्री। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है हमारा। एक हमने देखा था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था? मैग्नेटिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट थी, 180 डिग्री पे थी। इसको ऐसे कर लें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। अब इसको मैंने उठा के एग्जैक्ट उल्टा रख दिया, माइनस एम इधर आ गया, प्लस एम इधर आ गया, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पीछे की तरफ हो गई, तो थीटा हो गया हमारा 180 डिग्री। एक हमारा था न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट ये है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, बी वेक्टर, ऐसे मैंने मैग्नेट को रख दिया, कुछ प्लस एम कुछ माइनस एम पे,
यहाँ से हटा ही देते हैं, ये -m, ये +m। इसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हमारा m वेक्टर है उसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन, मतलब उसका वेक्टर और उसके वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल आ गया। ठीक है, तो हमारा जो टॉर्क का फॉर्मूला था वो लगाए हम m b sin थीटा, तो टाउ इज इक्वल्स टू थीटा हमारा हो गया 0 डिग्री, तो m b sin 0 डिग्री, साइन 0 पे क्या होगा 0, तो टॉर्क क्या लगेगा 0। तो इसको हम जहां से भी डिस्प्लेस करेंगे वापस इसी पोजीशन में आ जाएगा। देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये जो डायपोल मूवमेंट है इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इधर नेगेटिव वाले से पॉजिटिव की तरफ होती है ना, हाँ ऐसे हो गया ना, इधर m वेक्टर इधर है, b वेक्टर इधर है, इसलिए अब ये 180 डिग्री है, तो टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, वेरी गुड, तो टाउ इज इक्वल्स टू हो गया 0 डिग्री। अब इसके लिए निकाल लेते हैं टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन 90 डिग्री, साइन 90 क्या होता है 1, तो ये हो गया एम बी, तो इसमें होगा मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन, मैक्सिमम टॉर्क। पोटेंशियल एनर्जी भी देख सकते हो, U इज इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाँ -mb हो गया, ये मिनिमम कंडीशन हो जाएगी, मिनिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम, हाँ टॉर्क तो 0 है और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो मिनिमम पोटेंशियल की कंडीशन हो जाएगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी U निकाल सकते हो, -mb cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, तो -mb -1, तो ये प्लस में आ जाएगा, हाँ तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की कंडीशन हो गई, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए निकालें U इज इक्वल्स टू -mb cos 90 हो जाएगा 0, U इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये लिखो, हाँ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अच्छा देखो इधर, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA, है ना, ये था फाई, तो ऐसा ही मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा इधर फाई b, ये क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, डॉट एरिया तो सेम रहेगा dA वेक्टर। ठीक है, ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, जो हमने उधर फॉर्मूला डिराइव किया था फाई इज इक्वल्स टू क्यू एन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या वैसा हम इधर डिराइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज तो चलो प्लस क्यू माइनस क्यू एग्जिस्ट करता है अलग अलग, तुम प्लस क्यू का निकालना है तो उसके अराउंड तुमने वो गॉसियन सरफेस बना लिया, पर क्या प्लस एम अलग से एग्जिस्ट करेगा, माइनस एम अलग से एग्जिस्ट करेगा, नहीं, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। हाँ, तो इसलिए हम कभी भी कहीं भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे ना, तो हमारा हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर पोल स्ट्रेंथ 0 आएगा। क्यों, जैसे मान लो ये हमारा मैग्नेट है, तुमने मान लो यहाँ पर बना लिया गॉसियन सरफेस, तुम कंसिडर कर रही हो कि यहाँ पर प्लस एम है, पर यहाँ माइनस एम भी तो होगा अगर तुम सिर्फ इतना गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रही हो, है ना। मैंने बताया था अगर मैग्नेट को अपन तोड़ देते हैं तो यहाँ अगर प्लस एम है तो ये माइनस एम में जाता है, तुम अगर सिर्फ प्लस एम कंसिडर कर रही हो, यहाँ माइनस एम भी तो है, तो मोनोपोल है ही नहीं, तो हमेशा गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे अंदर पोल स्ट्रेंथ 0 आएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, हमेशा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स 0 ही आता है। जैसे अगर मैंने एक मैग्नेट कंसिडर किया, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इससे मान लो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही थी, ये भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है। ठीक है, मैंने कंसिडर किया मान लो इतना गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, तो इसमें मान लो ये 2 लाइंस बाहर जा रही है पर ये 2 लाइंस अंदर भी आ रही है, तो जितना आउटवर्ड फ्लक्स है उतना ही इनवर्ड फ्लक्स है, तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स एक बार मैग्नेट के लिए हमेशा 0 होता है। तो जब भी तुमसे बोले ना कि प्रूफ दैट मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, तो तुम ये लिखोगे कि इससे हम देख सकते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। से लिख देना एज वी कैन सी, यहाँ से
as we can see, magnetic field lines of bar magnet forms closed loop. So for every Gaussian surface, outward magnetic field lines will be equal to inward magnetic field lines. Therefore the magnetic flux will always be zero. Hence we can say that monopoles do not exist. Monopoles do not exist.